नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चांद गुरुकुल में। तो मित्रों, आज अपन लोग करने वाले हैं सब्जेक्टिव क्लास 12 भाग 2 दिगंत भाग 2 और चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। इसका करने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलो फटाफट बढ़ते हैं अपन पहला क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? तो उत्तर लिखना, नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। पुरुष कुदाल चलाने वाला और स्त्री अरोचने परोचने का काम करने वाली बन गई। तब से नारी की पराधीनता आरंभ हुई। चलो इतना लिखोगे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? तो भगवान बुद्ध ने आनंद से देखो क्या कहा, नारियों के बौद्ध धर्म में प्रवेश के कारण बुद्ध ने आनंद से कहा कि उन्होंने जो धर्म चलाया था वो 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, लेकिन अब केवल 500 वर्ष चलेगा। नारियां जो इस धर्म में प्रविष्ट हो गई है इसलिए। चलो गुरु आगे बढ़ते हैं। यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत ना मचता। लेखक ने इस कथन से क्या आप असहमत हैं? अपना पक्ष रखें। चलो ये बात जो कहा गया है ना, क्या इससे तुम सेटिस्फाइड हो या नहीं? अगर हो ठीक तो बताओ, या नहीं हो तो भी बताओ। देखो उत्तर लिख क्या बताया कवि ने। कौरवों की सभा में संधि वार्ता दुर्योधन और कृष्ण के बीच हुई थी, तो वह जो असफल हो गई। यही संधि वार्ता यदि कुंती और गांधारी के बीच होती तो बहुत संभव था कि महाभारत ना मचता। स्त्रियां आगामी वैधव के डर से महाभारत से दूर रहती। पुरुष अपने पुरुष के बल पर महाभारत रच बैठता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। स्त्री को अहेरिन, नागिन, जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है? क्या ऐसा कहना उचित है? चलो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर कितना भाई? 4 क्वेश्चन नंबर। तो उत्तर लिखना, बर्नार्ड शॉ ने नारी को अहेरिन और नर को अहेर माना है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में ये पूछे कि बर्नार्ड शॉ ने नारी को क्या कहा? अहेरिन। नर को क्या कहा? अहेर। तात्पर्य यह है कि अहेर को अहेरिन से बचाकर चलना चाहिए। कुछ कवि नारी को नागिन या जादूगरनी समझते हैं। इसके पीछे मनसा नारी को दुर्बल और पुरुष को सबल करार देना है। ठीक, नारी की दुर्बलता या कल्पित है। पुरुष की सबलता भी कल्पित एवं दुलारने के लिए है। विकार तो नारी और नर दोनों में है। जादूगर का गुण नारी में कम और पुरुष में अधिक होता है, ऐसा कहना उचित नहीं है। शिकार तो पुरुष ही करता है। चलो गुरु आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस सब का ना PDF के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको वहाँ पर इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तब वहाँ से लिख सकते हो, और नहीं तो आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले करके आप उसे भी लिख सकते हो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। असप्रसंग व्याख्या करें। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। कहने का अर्थ हो गया, जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं वो व्यक्ति क्या? अपूर्ण है। इनका मतलब बताओ क्या होता है? तो लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित निबंध अर्धनारीश्वर से लिया गया है। पुरुष अपने पुरुषार्थ के कारण और नारी अपने नारीत्व के कारण जानी जाती है। पुरुष में पुरुष का बल, नारी में नारी वाला बल। पुरुष सख्त तथा कर्मशील होता है, वही नारी दयापूर्ण होती है। चलो भाई समझ में बात आ गई। अतः लेखक का कहना है कि पुरुष में कुछ अंश नारियों के भी होने चाहिए। दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता का गुण भी पुरुष में होना चाहिए। नारियों के गुण जब पुरुष में आते हैं तो वह देवता के समान बन जाते हैं। अतः
पुरुष नारी के गुण के बिना अपूर्ण है। बिल्कुल बात सही है, यह बात 100% सही है। कौन सी बात? ये वाली बात। चलो, कौन सी बात भाई? ये वाली बात, यहाँ पर जो लिखा गया है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन है, फिर व्याख्या करने के लिए बोल रहा है। प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी सृष्टि से देखती है जिस सृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। ये रहा भाई आपके सामने क्वेश्चन। चलो इसको हम एक बार पढ़ देते हैं, ठीक। प्रस्तुत पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित निबंध अर्धनारीश्वर से लिया गया है। पत्नी की पुरुष पर निर्भरता पर प्रकाश डाला गया है। फुल स्टॉप। नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। फुल स्टॉप। फिर आगे लिखना, पुरुष परिश्रम कर अनाज उपजाता और स्त्री उसे अछोड़ती पछोड़ती रही, यहीं से वह गुलाम हो गई। कौन? महिला वगैरह। पक्षियों और पशुओं में भी नर और मादा थे, लेकिन उन्होंने परवासत्ता नहीं लादी। इस पराधीनता ने नर नारी की वह सहज सृष्टि भी छीन ली जिससे नर पक्ष अपनी मादा को या मादा अपने नर को देखती है। आज प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों सा आनंद प्रदान करने वाला भार समझता है। प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी सृष्टि से देखती है जिस सृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। लता वृक्ष पर निर्भर करती है, स्त्री पुरुष पर निर्भर रहती है, पर इसे बराबर का अधिकार नहीं मिल पाया है। चलो गुरु, इसमें और है, इतना से नहीं हुआ, इसमें और है, इसमें और है। समझ में बात आ रही? इसमें ना और है, और क्या सब है देखते हैं। पेज लगता है डिलीट हो गया। चलो कोई नहीं, आप इतना लिखोगे तो भी आपको मार्क मिल ही जाएगा। अगला क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट है? उत्तर लिखना। चलो पहले क्वेश्चन को घेर देते हैं। उत्तर लिखना। दिनकर ने अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में नारी और पुरुष को अर्धनारीश्वर कहा है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती कल्पित रूप है आगे यहाँ जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। निबंध में व्यक्त विचारों को संक्षेप में लिखिए। क्या इसमें बहुत सारा है काव्य? हाँ, इसमें लगता है संक्षेप बोल रहा है ना, आपको इसमें ढेर सारा मिलने वाला है। बोल रहा है कि यहाँ ना ये निबंध जो है ये अर्धनारीश्वर है, ठीक। बोल रहा अर्धनारीश्वर निबंध में जो विचार वगैरह आया है उसको ना संक्षेप में क्या करना है? व्याख्या करना है, लिखना है। तो उत्तर लिखना। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती कल्पित रूप है जिसका आधा अंग पुरुष का आधा अंग नारी का होता है। एक मूर्ति की दो आंखें हैं, एक रसमयी और दूसरी विकराल। एक ही मूर्ति की दो भुजाएं हैं, एक त्रिशूल उठाए और दूसरी की पहुंची पर चूड़ियां और उंगलियां अलग तक मतलब अलता से लाल। एवं एक ही मूर्ति के दो पांव, एक जालीदार साड़ी से आवृत और दूसरा बांगबर मतलब होता है जो पशु का खाल वगैरह होता है, बांगबर से ढका हुआ है। स्पष्ट ही यह कल्पना शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने को निकाली गई होगी। चलो इसमें ना थोड़ा देखते और है का। हाँ इसमें और है, और सुनो क्या लिखा गया है। किंतु पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप आज कहीं भी देखने में नहीं आता। संसार में सर्वत्र पुरुष पुरुष है और स्त्री स्त्री है। नारी का काम दानों मतलब होता है अनाज वगैरह, दानों को अछोड़ना पछोड़ना है। नर है नदियों को वेगमय प्रवाह, नारी उसमें लहर बनकर उड़ती गिरती फिरती है। मतलब नारी को ना कमजोर बताया गया, नर को बोल सकते हैं कठोर टाइप बताया गया। सत्य है राजा की ग्रीवा और विशाल वक्षोदेश, ठीक। रानी उन पर मंदार हार बनकर झूलने के लिए है। मतलब जो राजा ग्रीवा होता है उनसे जो विशाल, वो जो तुम्हारा हो गया वो कौन है? नर है। उसके बाद जो उसमें
लटक रहा है धार, वो कौन है? एक नाड़ी है। दिवस की ज्वाला और तप्त धूप ये पुरुष की लाई हुई चीजें हैं। कामनी तो अपने साथ यामिनी लाती है, यामिनी की शांति लाती है। मतलब हमेशा जो कामनी मतलब होता है यहाँ पर बताया गया नाड़ी, ठीक, और अपने साथ क्या लाती है? शांति लाती है। आगे है घर की जीवन सीमित और बाहर का जीवन निसीमित, ठीक, ऐसे निसीमित होता गया। एक छोटी सी जिंदगी अधिकाधिक अधीन होती चली गई। नाड़ी की पराधीनता का यह संक्षिप्त इतिहास है। पुरुष जब नाड़ी के गुण लेता तब वो देवता बन जाता है, किंतु नाड़ी जब नर के गुण सीखती है तब वो राक्षसी हो जाती है। नाड़ी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। आज सारा जमाना ही मर्दाना, मर्द और तानी औरत का जमाना हो गया। अर्नाश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं है कि नाड़ी को एक हद तक नर बनाना भी आवश्यक है। चलो इतना लिखोगे मिल जाएगा 5 मार्क, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है जिससे भी पुरुष अपना कर्मक्षेत्र मानता है वह नाड़ी का भी कर्मक्षेत्र है, कैसे? ऑप्शन बोल रहे हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो है यहाँ पर उत्तर लिखना, निवृत्ति मार्गों की तरह नाड़ी से दूर भागना मूर्खता है। एक मार्ग होता है निवृत्ति मार्ग, इसमें क्या होता है कि इंसान नाड़ी से दूर भागता है, संन्यास की ओर भागता है। भोगवादियों की तरह नाड़ी को नीरस भोग की वस्तु मानना भी गलत है। अगर जो भोगवादी है वो समझ रहा है कि नाड़ी एक खाने की वस्तु है, भोग की वस्तु है, तो बात बिल्कुल ये क्या गलत है। नाड़ी नर से केवल रिझाने का, प्रेरणा देने के लिए नहीं बनी है। जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है यार। वह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं बल्कि बाहर भी हो। जिसे भी पुरुष अपना कर्मक्षेत्र मानता है वह नाड़ी का भी कर्मक्षेत्र है। नर और नाड़ी दोनों के जीवन उद्देश्य एक है। यह अन्याय है कि पुरुष तो अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनमाने विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर ले और नाड़ियों के लिए घर का छोटा सा कोना छोड़ दें। अब अगर आप ये ऑनलाइन तो हम ये सब इतना तो बड़ा नहीं पढ़ा पाते, लेकिन ऑफलाइन ये पूरा पढ़ाए हैं। और अगर आप लोग भी अगर कहीं ऑफलाइन पढ़े होंगे तो इसका मतलब समझ गए होंगे। और कुछ नहीं है, बस इसमें ना नाड़ी को नीचा और पुरुष ऊंचा दिखाया गया, नाड़ी को दुर्बल और पुरुष को सबल दिखाया गया है। और नर यहाँ पे हर एक क्षेत्र पर अपना नियंत्रण पा रहे हैं और नारी को कहा कि तुम घर में रहो, खाना पीना पकाओ और वही सारा काम करो, ये तुम्हारा काम हो गया। इतना ही बताया गया इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है, यह लास्ट क्वेश्चन है। पराधीनता का नाड़ी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। उसका सारा मूल्य इस बात पर जा ठहरा कि पुरुषों को उसकी कोई आवश्यकता है या नहीं। इसी से नाड़ी की पद मर्यादा प्रवृत्ति मार्ग के प्रचार से उठती और निवृत्ति मार्ग के प्रचार से गिरती रही। जो प्रवृत्ति मार्ग हुए उन्होंने नाड़ी को गले से लगाया क्योंकि जीवन में वे आनंद चाहते थे और नाड़ी आनंद की खान थी। किंतु जो निवृत्ति मार्ग निकले उन्होंने जीवन के साथ नाड़ी को भी अलग ढकेल दिया क्योंकि नाड़ी उनके किसी काम की चीज नहीं थी। निष्कर्ष ये निकलता है प्रवृत्ति मार्ग का अर्थ है कि नाड़ी के साथ गृहस्थ जीवन व्यतीत करना। निवृत्ति मार्ग का अर्थ होता है सन्यासी का जीवन जीना और नाड़ी विहीन जीवन जीना। ये दोनों में अंतर होता है। प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग आप लोग आई होप ये समझ गए होंगे। का भाई और कुछ है? चलो नहीं है तो आई होप आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो क्या करें, लाइक करें और आप साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपन अगले क्लास में।